ओके, नाउ इट्स विजिबल। सो बेसिकली हम लोग आज के इस वीडियो में लेक्चर में बात करेंगे सीरीज सिस्टम को लेकर के और देखेंगे कि क्या इनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं। सो पहले यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको आप देख लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम पर आएंगे डायरेक्टली, फिर देखेंगे कि आप उसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे। स्टेटमेंट यहाँ पे है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को लेकर के। एन अल्फ़ाबेटिकल इज स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ लेटर्स। We know that there are 26 letters in English alphabets. In this type of a test, the knowledge of a candidate about the alphabet is put to the test. The problem in this type of a test contains some words in which letters are disorderly arranged. बताया जा रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 26 टोटल यहाँ पे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, और उन 26 लेटर्स को इस ऑर्डर में, मतलब कि जो रेगुलर पैटर्न होता है ABCDEFGH करके, उसको थोड़ा सा रेंडमाइज कर दिया जाएगा, उनको डिसऑर्डर करके क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, और उनसे आपको प्रॉब्लम बना करके पूछे जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो कैंडिडेट्स है उसकी समझ या उसकी पकड़ जो अल्फ़ाबेट है उस पर कितनी अच्छी है, क्या उसके माइंड में सारी चीज़ें अरेंज हैं, क्या उसको मालूम है कि हाँ 26 लेटर में कौन से लेटर का क्या नंबर आता है। इस टाइप की प्रॉब्लम आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहला जो एग्जांपल आपको दे रखा है, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए। यहाँ पे दिया हुआ है ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट फ्रॉम जेड टू ए, मतलब उल्टा कर दिया है, ए टू जेड होता है, जेड टू ए कर दिया है। हैज़ बीन गिवन अ वैल्यू फ्रॉम ए टू 26, मतलब जेड को 1 दिया गया है और ए को 26 दिया गया है, जो कि नॉर्मली क्या होता है हमारा यहाँ पे ए टू जेड होता है, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं कि ये 1 होता है और ये क्या होता है 26 होता है। यहाँ पे ये सीक्वेंस को उल्टा कर दिया गया है। सो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द वर्ड कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि अगर ये नंबर इस तरीके से अरेंज किए गए हैं, इनको 1 और 126 दिया गया है, तो ये कॉन्सिक्वेंस जो वर्ड है इसका क्या नंबर आएगा, क्या वैल्यू आएगी, ये आपसे सवाल यहाँ पे पूछा गया है। सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको नीचे लगाया हुआ है मैंने, इसको आप देखिए, यहाँ पे दे रखा है लेटर्स कैन बी अरेंज इन द फॉलोइंग मैनर्स। तो अल्फाबेटिकल का ये जेड टू ए ऑर्डर है, तो मतलब यहाँ पे उल्टा शुरू होगा आपका, मतलब ये ABCD इस तरीके से है। सो अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो लेटर्स हैं उनके नीचे नंबर क्या आ रहा है। जेड के नीचे 1 है, वाई के नीचे 2, एक्स के नीचे 3, इस तरीके से। तो सी पे हमको सर्च करना है, सी हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। सी के नीचे क्या है, 24 है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, 24 लिखा गया। ओ है और ओ के नीचे क्या है, 12 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 12 लिखा गया। इसके बाद फिर एन है, एन के नीचे क्या है, 13, तो यहाँ पे 13 लिख दिया गया। फिर एस है, एस के नीचे कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया गया। इस तरीके से ई है, ई का लेटर कहाँ है, यहाँ पे इसके नीचे बाई 22 है, तो यहाँ पे 22 लिख दिया गया। सो ऐसे करके जो भी कॉन्सिक्वेंस में लेटर्स आ रहे हैं, उनके लेटर्स का सारे नंबर को क्या किया गया, यहाँ पे लिखा गया, उनको ऐड किया गया। ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आया, दैट इज द 176 इज द राइट आंसर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। सो आपको यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना था, स्टेटमेंट क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि जेड टू ए क्या किया गया है, मैनर्स में लेटर्स को अरेंज किया गया और जिसको 1 से लेकर 26 तक नंबर दिया गया है। मतलब जेड वाले लेटर्स को 1 नंबर और ए वाले लेटर को 26 नंबर दिया गया है। अब उनको पहले आपको क्या करना है, अरेंज करना है। आप अल्फ़ाबेटिकली ABCDEFG के फॉर्म में पढ़ते हैं, इसको उल्टा आपको अरेंज करना था, लिखना था, फिर सबको एक नंबर देना था, और आपको देखना था कि जो C है, N है, O है, S है, E है, वो कौन कौन से लेटर पे आ रहे हैं, कौन कौन से डिजिट्स पे आ रहे हैं, उनके डिजिट्स को लिख करके सबको ऐड करना था। और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही इस कॉन्सिक्वेंसेस का क्या होगा, लीटर होगा। क्या इसी फॉर्मूले के बेसिस पे अगर मैं आपको स्टेटमेंट दे दूं कि आपको बताना है कि मैटर का क्या नंबर होगा, क्या आप बता पाएंगे? सेम उसी पैटर्न पे, MATTER, मैटर। ओके, हाई होपफुली कि आप लोग पेन कॉपी नहीं लिए होंगे शायद, मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर आप यहाँ पे एम पर आएंगे तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, प्लस ए अगर देखेंगे तो 26 हो जाएगा, प्लस डबल टी देखेंगे तो टी का कितना है 7, और प्लस फिर से 7, प्लस ई का कितना हो जाएगा, दैट इज़ द 22, और फिर आर का कितना हो जाएगा, मीन्स दैट इज़ द 9। तो ये नंबर को पूरा आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना। कितना है नंबर आपका सोविक?
सात सात 14 और 6 20 20 40 20 60, 60 2 62 और 85 नहीं, 62 71 ना। अच्छा ये भी है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी। 71 प्लस 14 दैट इज 85, हाँ राइट आंसर, 85 इज द राइट आंसर। ओके। तो ऐसे ही ये आपको हो सकता है कि लेटर्स आपको ऐसे ए टू जेड भी अरेंज करके दे दिया जाए। अगर आपको ए टू जेड दिया जाएगा तो आपका आंसर सबका अलग आना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेटर्स होते हैं आपका उनको नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है। और आपके एग्जाम्स में टाइम बहुत शॉर्ट रहता है, तो आपको पूरा ऐसे लिख करके सबको देखने की के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो बेटर होगा कि आपको अपने टिप्स पे ये याद होना चाहिए कि हाँ कौन से नंबर पे कौन लेटर आ रहा है। 26 लीटर्स हैं और ए आपका क्या होगा, 1 पे होगा। बाकी सब इस तरीके से आपको याद हो जाए कि हाँ अगर फटाक देना पूछा जाए, सपोज अगर आपको दे दे मैंगो और आपको पूछा जाए कि हाँ इस मैंगो का लीटर की वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत ना पड़नी चाहिए, पता चले कि हाँ मैंगो एम का कितना होता है हमको मालूम है कि हाँ चलो 12 हो गया, 12 लिख दिया। ए का कितना है फर्स्ट लिख दिया, एन का कितना है 13 लिख दिया, इस तरीके से जी कितना है 8 लिख दिया, ओ कितना है 19 है, इस तरीके से लिख करके फटाक देना क्या करना है, ऐड कर देना है, राइट। तो आपको अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर्स हैं वो नंबर अगर आपके सीक्वेंस में याद हो जाएंगे तो फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। टाइम का भी आपका क्या होगा, मैनेजमेंट होगा, आप आसानी से टाइम को बचा पाएंगे। बट एक चीज़ और सलाह दूंगा कि एग्ज़ाम के टाइम पर ऐसे आप लिख के ही करना, क्योंकि ऐसे गलतियां होने के चांसेस कम रहेंगे और आपका एक नंबर भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा आपके इस एग्ज़ाम के लिए। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल आपके सामने ये है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग टू लेटर्स ऑफ द वर्ड नॉट। यहाँ पे दे रखा है एन ओ टी का 2 लेटर को यूज करना है और आपको बताना है कि कितने यहाँ पे वर्ड पॉसिबली बन पाएंगे। तो देखिए नॉट से पहला तो क्या बन जाएगा, एन ओ बन जाएगा, फिर इसके बाद ऑन बन जाएगा, फिर इसके बाद क्या बनेगा। हाँ जी। अरे सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा और किसी को दिक्कत हो रही है सिर्फ इन्हीं को। बीच में सुनाई नहीं दिया कुछ भी। अच्छा ओके, कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है। ओके। सो ये वाला जो प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस प्रॉब्लम को लेकर के कई सारे वर्ड्स मतलब कई तरीके के प्रॉब्लम आपको बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझा रहा था कि यहाँ पे जेड टू ए दे रखा है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही दिया जाए, ये आपको ए टू जेड भी दिया जा सकता है। और इस तरीके से दे करके सपोज आपको कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा, सपोज लिख दिया गया कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तो आपको पूछा जाएगा कि ये कॉन्ग्रेचुलेसन्स का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी आपको बताना होगा। तो उसके लिए आपको ए टू जेड की सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर हैं उनका कोई भी एक लेटर का नंबर क्या होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर मालूम भी है फिर भी आप एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे ए बी सी डी पूरा लिख करके उसको नंबर दे करके ही सॉल्व करना, ताकि आपके गलत होने के चांसेस क्या हो, कम से कम हो। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये था, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग टू लेटर्स ऑफ द वर्ड नॉट। इससे मिलकर के कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, इन तीनों में से सिर्फ कोई 2 लेटर यूज करना था आपको। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पहले तो एन ओ बन जाएगा नो, दूसरा बन जाएगा ओ एन मीन्स ऑन, और तीसरा बन जाएगा टी ओ मीन्स टू। क्या और भी कोई वर्ड बनना पॉसिबल है इन तीनों वर्ड में से कोई 2 वर्ड को मिला करके बनने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। जैसे ओ टी है तो ऑट कोई वर्ड होता नहीं है, गलत हो जाएगा। तो पॉसिबली आपके क्या होंगे, 3 वर्ड्स यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है नो ऑन एंड टू। तो ये आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड गार्बेज विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द अल्फाबेट्स। पहले तो आप इस क्वेश्चन को ही समझिए, इसके आंसर्स को भी मत देखिए, इससे मत जाइए आप, पहले आप इसको क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तरफ भी नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड गार्बेज। गार्बेज में ऐसे कितने पेयर्स हैं विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द अल्फाबेट। अल्फाबेट में इनके बीच में जितने लेटर्स हैं उतना सेम यहाँ पे भी गार्बेज में भी बीच का वर्ड आपको आ रहा होगा। उस तरीके के आपको नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं।
तो क्वेश्चंस का डिमांड ये है कि सपोज जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट में लिखूँ ए, बी, सी, डी, ई इस तरीके से। तो अगर मैं ए और सी के बीच में गैप देखूँ कितने का आ रहा है, बी का आ रहा है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी बताना होगा कि इतने कितने ऐसे पेयर हैं जो कि सेम उतना ही गैप आता है जितना गैप के अल्फ़ाबेट में जब वो लिखे जाते हैं तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि जैसे सपोज बी ए है, तो बी ए का जो गैप है यहाँ पे सेम वैसा जैसा कि आप ए बी लिखते हैं इस तरीके से ए और बी। और इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए बी के बाद फिर क्या लिखा गया ई है, तो बी के बाद हमारा क्या आता है सी आता है, फिर इसके बाद डी आता है, तब तीसरा लेटर क्या होता है आपका ई होता है। तो यहाँ पे भी गैप कितना है एक और दो। तो इन दोनों की पोजिशन मीन्स बी ए और बी ई, ये इन दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम वैसा ही जैसा कि आपके अल्फ़ाबेट में होता है, मतलब ए बी सी डी ई। तो ए बी के बीच में क्या है, मतलब लगातार आता है, मीन्स यहाँ पे सिर्फ कोई गैप नहीं है। और ए और ई के बीच में, सॉरी बी और ई के बीच में गैप कितना, दैट इज आपका टू का गैप है। तो दो ऐसे पेयर्स हैं। क्या जी और आर या ए और जी और या इनके बीच में कोई वर्ड का पॉसिबिलिटी बनता है? नहीं। अगर ए आर के बीच में देखेंगे तो ए आर के बीच में बहुत गैप होता है अल्फ़ाबेट वाले में, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी ए के बीच में देखेंगे तो भी यहाँ पे एक ही गैप, मतलब कोई गैप नहीं दिखा रहा, जबकि यहाँ पे जी और ए में बहुत गैप होता है, ए बी सी डी ई एफ तब आएगा आपका जी, तो यहाँ पे बहुत गैप है। और अगर जी आर में देखेंगे तो भी बहुत गैप है, जी के बाद फिर आपका लेटर्स आएंगे तब आर आएगा। तो इन 6 वर्ड में, तो 6 लेटर में से सिर्फ ऐसे 2 पेयर हैं जो कि उस तरीके का पैटर्न शो करते हैं जैसा कि अल्फ़ाबेट में इनका ऑर्डर होता है, मतलब अल्फ़ाबेट में जितना इनका गैपिंग होती है इनके बीच में, सेम वैसा ही गैप आपको यहाँ पे लेटर में भी देखने को मिल रहा है, राइट। क्या इस तरीके का वर्ड आप फिर से कोई बना सकते हैं? अबंडेंट या अबंडेंट में लिख देता हूँ, ए बी यू एन डी यू एन टी। इसमें आपको कोई एक ऐसा पेयर बताना है, या कितने नंबर ऑफ पेयर्स इसमें बनेंगे जो कि सेम इसी क्वेश्चंस के रूल को फॉलो करेगा। लिख के जरा बताइए या करके देख के बताइए। दूसरा वर्ड है ड्राइवर। तीसरा वर्ड है प्रोक्योर। इन तीनों वर्ड में एक यहाँ ये भी है, उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, अबंडेंट। इन चारों वर्ड में आपको इस वाले क्वेश्चंस के पैटर्न के बेसिस पे बताना है कि कितने पेयर बन रहे हैं, क्या कोई पेयर बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, तो ज़रा इन चारों वर्ड में आप लोग बताइए कि इस वाले क्वेश्चंस के बेसिस पे जो ये क्वेश्चंस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग इन चारों में क्या कोई पेयर बन रहा है? पहला मतलब ड्राइवर वाले में? अच्छा, अबंडेंट ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसको काट दीजिए यहाँ से। अच्छा, अबंडेंट वाले में क्या क्या बन रहा है? मतलब सिर्फ इसमें एक पेयर ए बी, और कोई? किसके? ए और ई के बीच में, वेरी गुड। चलिए, और पहले इसमें आइए, अबंडेंट में आइए, देखिए, और एक और बन रहा है, कोई और देखिए, ध्यान से देखिए।
ए बी हो गया, ए बी हो गया, ए ई हो गया, कोई एक और भी बन रहा है। वेरी गुड। चलिए, तीन इसमें ऐसे पेयर्स थे। आ, अब आइए ऊपर वाले पे, मतलब किस पे बोल रहे हैं आप लोग, ड्राइवर पे? अच्छा, परसोई में, परसोई में किस में देखें? यू वाले में? यू एन एस में, ओके। फर्स्ट वाला यू एंड फोर्थ वाला यस, ये वाले में? ओके। तो इसमें यू और एस में एक का गैप है, तो क्या ऐसा अल्फाबेट में आता है? हाँ। नहीं नहीं, समझिए यहाँ पे जैसे यू एन एस आपने बताया, और इसके बीच में एक कोई लेटर गैप है, आर है यहाँ पे। तो क्या अल्फाबेट में यू के बाद कोई एक आएगा फिर एस आएगा? ओके। ओके। एक तो आर और एस के बीच में हो गया। दो पेयर बन गए इसमें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉमा बना करके। एक तो बना है आपका यू एस, और एक बना है आपका आर एस। और कोई है बनेगा? आई और? ओके, वेरी गुड। आई एंड जी। पारुल ने क्या लिखा है? एक मिनट, मैं पारुल का पहले मैसेज तो देख लूँ। एन आर एन जी आई, एन आर, ओके। तो इनका है कि एन और आर के बीच में। वेरी गुड। एन और आर के बीच में, और तीसरा दिया है जी और आई के बीच में। जी आई तो हो ही गया था, मतलब आई जी। चलिए देखिए कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं तो अब आपको आसानी से कर लेना चाहिए। इसीलिए मैंने चार पांच वर्ड और लिख के बता वो करा दिया, ताकि दिमाग पे एकदम प्रॉपर बन जाए। क्या ड्राइवर में ऐसा कोई पेयर है क्या? आई और? आई और ई? कैसे बन रहा है भाई? ई एफ जी एच आई, बहुत लेट, 4 लेटर का डिफरेंस होता है। नहीं बनेगा इसमें। इसमें कोई पेयर, इसमें कोई पेयर नहीं है, नो पेयर। प्रोक्योर में देखिए। क्या इसके और इसके बीच में कुछ बनेगा? ओ और आर?
तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या यहाँ यहाँ पे बनेगा? क्योंकि ओ के बाद आपका आएगा पी, फिर आएगा क्यू, फिर इसके बाद आएगा आपका आर। यहाँ पे 2 लेटर का गैप है, यहाँ पे भी 2 लेटर का गैप है। तो फर्स्ट वाला ओ एंड सेकंड वाला आर, ये दोनों के बीच में आपका एक लेटर बन सकता है। ओके, तो होपफुली कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको आसानी से कर लेना चाहिए। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आपको अपना लगाना पड़ेगा खर्च, करना पड़ेगा दिमाग। इन अल्फ़ाबेट सीरीज़ सम अल्फ़ाबेट्स आर मिसिंग इन द सीरीज़, फाइंड आउट द मिसिंग सीरीज़। यहाँ पे अल्फ़ा आपको अल्फ़ाबेट दे रखा है और इस अल्फ़ाबेट में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं और आपको मिसिंग चीज़ों को फाइंड आउट करना है और बताना है कि सीरीज़ कैसा होगा। हालाँकि यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भी मैंने लगाया हुआ है, तो इस पे पहले आप ध्यान मत दीजिए। पहले आप थोड़ा-सा अपना लगाने की कोशिश कीजिए कि कैसा आ रहा है ये और कैसे सही हो रहा है। क्या अगर सिर्फ़ ये क्वेश्चंस आपके पास होता तो फिर आपको इतना दिमाग लगाने में आसानी होती? ये देखिए आप, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि सब ये फीलिंग है ए बी 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 इस तरीके का। पहले दोनों मिस किया, फिर इसके बाद बी मिस किया, फिर ए मिस किया, फिर बी मिस किया। जो सीरीज है सीक्वेंस का वो क्या है? दैट इज ए बी ए बी ए बी एंड ए बी। अच्छा, पारुल का कुछ मैसेज आता तो मुझे पता भी नहीं चल पाता। अच्छा, पारुल ने कुछ मैसेज किया था ओ आर करके कुछ की पिछले वाले क्वेश्चंस के लिए, तो तुम्हें रफ कर दिया। हाँ, ओ आर तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। ओके, अगला सवाल आपके पास ये है। इन अल्फाबेट सीरीज सम अल्फाबेट्स आर मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग सीरीज। यहाँ पे आपको दे रखा है ए डैश, यहाँ पे मिसिंग है। बी सी सी बी, फिर डैश, फिर सी ए, फिर डैश, फिर सी सी ए, फिर डैश, फिर बी ए बी, फिर डैश, फिर सी। हेलो। हाँ, वो आंसर लिखा जरूर है मैंने, बट आपको लगाना रहेगा क्योंकि आंसर आपके उसके लिए है कि आपने जो लगाया वो सही है कि नहीं है, और उसके पीछे का रीजन आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। आगे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि बगैर आंसर के होंगे। यहाँ वाले सीरीज के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है कि इनका जो सीरीज का ऑर्डर है वो इस तरीके से है। मतलब यहाँ पे ए फिल किया गया है, राइट, और इसके बाद ये ए बी 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 सी सी बन गया। फिर इसके बाद यहाँ पे जो फिल किया गया वो दैट इज द बी फिल किया गया, बी बी सी ए। फिर इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि सी ए है, देन बी फिल किया जा रहा है। फिर इसके बाद बी बी हो गया, फिर ए बी, देन इसके बाद यहाँ पे सी। तो ऑर्डर देखिए इनका पहले क्या है कि मतलब इस तरीके से ए है पहले, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है। यहाँ पे रीजन में दे रखा है द लेटर मूव इन साइक्लिक ऑर्डर इन ईच ग्रुप, द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स अकर्स ट्वाइस। पहला और तीसरा जो लेटर है वो 2 बार सीरीज में आ रहा है, ये इन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए पहला लेटर भी क्या है आपका ए बी सी सी, ए बी सी सी।
ठीक है। साइक्लिक मैनर में चल रहा है, मतलब पहले ये वाला, फिर इसका, फिर बी वाला, फिर इसका सी वाला, लेटर्स को उल्टा करने की कोशिश किया गया है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे दे रखा है इफ द ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स, मतलब कि जेड से ए कर दिया जाए, देन फाइंड आउट द लेटर विच वुड बी एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ एन अल्फाबेट। अगर लेटर को जेड से ए शुरू किया जाए तो उस पूरे अल्फाबेट के सीरीज में सबसे मिड पॉइंट पे कौन आएगा। तो आपको मालूम है कि 26 लेटर का आपका क्या है, अल्फाबेट है, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, 13th नंबर वाला। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जब आप मीडियम मीन मतलब मीन निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आएगा। तो 13th नंबर पे जो आपका लेटर होगा वही क्या होगा, आपका मिड वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये लेटर आपको जेड से लेकर के ए पे अरेंज किए गए हैं। सो मतलब 13वां नंबर जो होगा उसका मिड पॉइंट होगा, राइट। लेकिन क्या 13 नंबर को अगर आप सपोज कीजिए कि मान लीजिए फर्स्ट जंपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वें नंबर पे ये आ रहा, तो क्या इसके दोनों साइड में नंबर बराबर बराबर होंगे, तो आंसर इज नो। क्योंकि 26 नंबर का है और 26 नंबर में अगर आप किसी एक पॉइंट को मानेंगे तो दोनों तरफ नंबर बराबर बराबर नहीं आएगा। वजह उसके पीछे ये है कि 26 क्या है, आपका एक इवन नंबर है, और इवन नंबर का अगर आप हाफ करेंगे और किसी को एक पॉइंट मानेंगे तो एक तरफ आपका ऑड आएगा, एक तरफ क्या आएगा, आपका इवन आएगा। देखिए जैसे अगर 13वें नंबर पे इसको मान लेते हैं, ये 13th पोजिशंस का है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 12 आएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर 13 आएगा, क्योंकि इसको मिला के 26 होगा अब आपका। तो इधर आपका 12 होगा, इधर आपका 13 होगा, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट कोई बनेगा ही नहीं, राइट। तो इस केसेस में आपको आंसर क्या लगाना रहेगा, आपको जो ऑप्शंस वहाँ पे दिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग कि आपको देखना पड़ेगा कि 26 आपका लेटर का पूरा अल्फ़ाबेट्स है, और 26 को अगर आप इक्वल इक्वल पार्ट में दो में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। वजह मिड पॉइंट अगर आप वैसे तो करेंगे तो तेरह तरह 26 हो जाएगा, लेकिन किसी एक लेटर को अगर आप मिड पॉइंट मानेंगे तो उनके दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों आपके लेटर्स बराबर बराबर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर दे रखा है सिंस द सीरीज हैज इवन नंबर ऑफ लेटर्स बिकॉज इंग्लिश अल्फाबेट हैव 26 लेटर्स, देयर विल बी नो सच लेटर विच विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल। अगर यही लेटर 25 का होता तो बड़े आसानी से काम हो जाता, 27 का होता तो भी आसानी से काम हो जाता। अगर ऑड नंबर होगा तो डेफिनेटली इसे सपोज अगर 25 का होगा तो 25 का मतलब क्या हुआ, 12 इधर की तरफ, 12 इधर की तरफ, और आपका ये क्या हो जाए, कोई एक लेटर हो जाए, तो 12 दूना की 24 और 25 आसानी से डिवाइड हो जाएगा। 27 होगा तो हो जाएगा आपका क्या, 13, 13, और ये। तो जब भी कभी ऑड नंबर होगा तो उस केसेस के लिए कोई एक पॉइंट को मान करके आप उसको हाफ हाफ नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, जबकि अगर इवन नंबर रहेगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके। तो ऐसे केसेस के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपका आंसर है कि इसके लिए कोई ऐसा लेटर नहीं है जो कि एग्जैक्टली इस पूरे ऑर्डर को, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को दो लेटर में या दो ग्रुप में डिवाइड कर सके। अगला प्रॉब्लम है यहाँ पे, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिस्टिंग्विश ईच ऑफ विच हैज as many letters between them in the word as they have between in the English alphabet। सेम वही क्वेश्चन आया जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी आपको मैंने कराया। यहाँ पे पूछ रहा है कि डिस्टिंग्विश जो आपका वर्ड है, इस वर्ड में कितने ऐसे पेयर्स हैं जिन पेयर्स का जो पोजिशंस है एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि वहाँ पे अल्फ़ाबेट में है। तो देखिए फटाफट लगाइए यहाँ पे। मैं यहाँ पे वर्ड पूरा लिख देता हूँ डिस्टिंग्विश वाला, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब बताइए। हाँ क्या है।
SNT। ओके, ST मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या इसके बीच में बनेगा G और I के बीच में? एक तो यहाँ पे भी बन जा रहा है, UNS के बीच में। चलिए एक लेटर एक 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 आपको और भी सेंटेंस वर्ड मैं ऐसे दे रहा हूँ, जरा इसमें बताइए। रीजनिंग। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, प्रोक्रेस्टिनेशन। एक ये है और दूसरा ये है। इसमें बताइए कोई वर्ड बन रहा है क्या? प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालना, बात को बढ़ा मतलब ऐसे टाल देना। जैसे आज के डेट में मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ में ये बड़ी समस्या होती है। वो पढ़ना तो चाहते हैं, उनका दिमाग तो बोलता है कि उनको पढ़ना है, लेकिन वो अपने पढ़ाई को ऐसे टालते रहते हैं कि अच्छा चलो थोड़ा सा चाय पी करके आते हैं, मूड फ्रेश करेंगे, तब पढ़ाई करेंगे। चाय पी करके आए रूम पे तो पता लगा कि थोड़ा बाहर से आए हैं, हल्का सा 10 मिनट लेट करके मोबाइल को ऐसे देख ले न्यूज़ में क्या चल रहा है, फिर उसका पढ़ाई करेंगे। और वो जैसे ही वो अपना मोबाइल फ़ोन खोलते हैं तो उनके पास जैसे जैसा लाइक फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या जो भी कुछ है, स्क्रॉल करते 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 आधे घंटे बीत जाता है। फिर पता नहीं चलता, फिर उनके दिमाग में आता है कि अच्छा थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, थोड़ी एनर्जी बन जाती है, फिर इसके बाद पढ़ाई करते हैं अच्छे तरीके से। और जब कुछ खाते हैं तो फिर उनको लगता है कि हल्का सा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, और तब इसके बाद हम फ्रेश माइंड से पढ़ाई करेंगे। ऐसे करते 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 उनका पूरा दिन बीत जाता है और लेकिन उनका वो पढ़ने का टाइम आ नहीं पाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। सो सोशल मीडिया साइट का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो यही है कि आदमी का मतलब ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से शॉर्ट टेम्परामेंट का हो गया। वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है ऐसे कामों के लिए जो काम की थोड़ा सा रिग्रेस है और उसके लिए बहुत फोकस्ड होने की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे कि आप मतलब ऐसे सारे काम के लिए जिस काम में आपका थोड़ा दिमाग यूज होता है, आपको बहुत कंसंट्रेट होने की ज़रूरत होती है, उन सारे काम को आप हमेशा टालते रहते हैं। लगता है कि अरे यार चलो बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे तो कर लेंगे, ये हो जाएगा तो कर लेंगे, एक एक बहाना ढूंढते रहते हैं उसको बनाने के लिए। जबकि जिस काम में आपका कोई दिमाग ही यूज नहीं होता है, आपको जिसमें प्लेजर आता है, बहुत खुशी मिलती है, आनंद आता है, उस काम को करने के लिए आपका एकदम अरे आप रेडी रहते हैं। जैसे सोशल मीडिया साइट्स पे आपको छोटे छोटे जो वीडियोज आ रहे हैं रील्स, उनको देखने में आपका कोई भी दिमाग खर्च नहीं होता, आपको बड़ा आराम मिलता है। आप उसको देखने के चक्कर में अपना खाना भी भूल जाते हैं, लेकिन वही सेम आपका ब्रेन है, सेम आपकी बॉडी है। अगर वो आपको कोई और काम करने के लिए बोल दिया जाए, लाइक आपको कोई सब्जेक्ट तैयार करने के लिए बोल दिया जाए, प्रिपरेशंस करने के लिए बोल दिया जाए, कहीं और कुछ जाने के लिए बोल दिया जाए, तो उस टाइम पे आपका माइंड क्या होता है, डाइवर्ट मतलब डेविएट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशंस। बताइए इन दोनों वर्ड में कुछ है? एक मिला है ना? एक मिला है कि नहीं? क्या क्या मिला जरा हमको भी बताइए।
रीजनिंग में दो दो, क्या क्या मिला? ON और IG। वेरी गुड। क्या क्या हो गया? अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए। STON। और सिर्फ दो बन रहा है, ST और ON। हाँ। अच्छा, पारुल का मैसेज भी देख लेते हैं, क्या बोल लिख रही है वो। ST था, गलत टाइप हो गया, ओके। प्रोक्रेस्टिनेशन का है। अच्छा, क्या है, ओके। बता दिया पारुल, प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स दैट इज बात को टालना या काम को टालना। प्रोक्रेस्टिनेट। नहीं नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ADER यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। ADER, आपके पास ये चार लेटर हैं और कंडीशंस आपको दे रखा है कि एक लेटर जो होगा सिर्फ एक ही बार यूज होगा किसी एक वर्ड में, और इनको यूज करके आप कितने वर्डफुल मीनिंग बना सकते हैं। फटाफट बताइए, फटाफट। ये पूरे को आप छोड़ दीजिए, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, पूरा गलत। और अब बताइए। बताइए क्या क्या बने। हाँ, क्वेश्चंस आपको दे रखा है कि ये चार लेटर हैं, इन चारों को यूज करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। कंडीशन लेकिन ये है कि एक वर्ड में एक सेंटेंस, मतलब एक लेटर सिर्फ एक ही बार आएगा। जैसे मतलब कि आप ए दो बार यूज नहीं कर सकते हैं एक वर्ड में, या डी दो बार यूज नहीं कर सकते हैं, या ई दो बार यूज नहीं कर सकते हैं, या आर दो बार यूज नहीं कर सकते, ये सेट कंडीशन दे रखा है। हाँ जी। तो पहला देखिए क्या क्या बन सकता है। READ, मतलब दूसरा DAEAR। और क्या बनेगा? वेरी गुड। और और क्या बन सकता है? ये ईयर आपका बनना सही तो है, बट यहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं होगा। ये चारों वर्ड आपको यूज करना, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम लेटर्स ADR यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। यहाँ पे तीन ही लेटर मतलब हो पा रहा है ना, चारों चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा।
एक बन सकता है डेयर, DARE। पारुल ने कुछ बताया है क्या? मैं मैसेज देख नहीं पा रहा हूँ। पॉपअप का आया साउंड। डेयर, वेरी गुड। वही मैं बोल रहा था। और कोई बनेगा पांचवा, चौथा, कुछ भी? नहीं बन पाएगा? क्या? क्या बन सकता है? ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए देखिए उस ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपके पास एक ट्रिक है। नंबर पहला, ये जो लेटर्स दे रखे होते हैं ना, इन लेटर्स को आपको रीअरेंज करना पड़ता है। और उसके साथ साथ में आपके पास वोकैब होनी चाहिए, मतलब आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका इस वर्ड से कोई मीनिंग बनता भी है कि नहीं बनता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया, ये इसको रीअरेंज किया गया। मतलब पहले वाले केस में देखिए READ किया गया, मतलब इस वाले को ऑर्डर को जस्ट रिवर्स किया गया। पहले इसको लिया गया, फिर इसको लिया गया, फिर ये लिया गया, फिर ये लिया गया। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना सिर्फ लेटर्स को रीऑर्डर करना पड़ता है। मतलब इसको आगे, उसको पीछे, इसको आगे, इसको पीछे करके, और देखना पड़ता है कि क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पे भी वही किया गया, इसको आगे कर दिया गया, ये वाले को यहाँ कर दिया गया तो डियर बन गया। यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ कर दिया गया और इसको यहाँ कर दिया गया तो डियर बन गया। इस तरीके की चीज़ें हैं। इसके लिए ट्रिक सिर्फ यही है, दो चीज़ें काम करेंगी। पहला कि अगर आपके पास वर्ड मीनिंग मतलब ठीक ठाक है, आपकी आपको चीज़ें मालूम है। और दूसरा, उनको रीअरेंज करके देखिए। देखिए कोई चीज चौथा भी बन पा रहा है क्या? बन रहा है ऐसा कुछ? RE READ, ये तो पहले लिख दिया, रीड। अब नहीं बनेगा। कोई भी लेटर यहाँ पे ए से नहीं है। बनने को तो एक ये भी बन जाएगा, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, गलत हो जाएगा। बनने को तो ये भी बन जाएगा, बट इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, मीनिंगफुल इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल दे रखा है। ओके, तो तीन लेटर ये बनेंगे आपके। अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा सा लॉजिकल रहेगा। मैं पहले इसको ये कर देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है, इफ जेड इज इक्वल टू 26, देन नेट इज इक्वल टू 39, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नट? आप बताइए सोच करके। जेड की वैल्यू दे रखा है 26, एन ई टी की वैल्यू दे रखा है 39, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन यू ई टी? क्वेश्चन बढ़िया दिया है। हम्म, ध्यान से लगाइए। 54। यहाँ पे z बराबर 26 देने का मतलब ही साफ साफ हो गया कि सभी अल्फाबेट को सीक्वेंस में ही अरेंज किया गया है। इसको 1 तो इसको 26, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज ABCDEFGHIJKLM और N। ओके।
ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, हमारा यही तो काम है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितना आ रहा है? तो नेट की वैल्यू दे रखा 39, तो देखिए एन ई टी, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे है 13 14, मतलब कि 14 हो जाएगा। और प्लस ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। वो अल्फाबेट जेड एस टू ए दे रखा था ना, यहाँ पे जेड की वैल्यू 26 दे रखा है। यही क्वेश्चन का ट्रिक है। 26 का मतलब ये हो गया कि अल्फाबेट को एक नंबर से सीक्वेंस से ऑर्डर किया गया है। हो गया, हो पा रहा है कि नहीं? हाँ, 55 तो आया ही है, ठीक है, मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो आपको क्लू दे रखा था वो यही था, z इज इक्वल टू 26। अगर ये 26 दे दिया, इसका मतलब कि आपको पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना था, अरेंज करना था। इस तरीके से। इनको सबको नंबर दे देना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 राइट। तो अब यहाँ पे दे रखा है नेट। नेट की वैल्यू आपको दिया हुआ है 39। तो देखिए क्या इस रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है। एन की वैल्यू कितनी है, 14, तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप, 14 प्लस ई की वैल्यू कितनी है, 5, तो क्या रखेंगे, 5 प्लस टी की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 रखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 5 4 9 19, और प्लस 20 बराबर 39। इसका मतलब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमारा ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एन यू टी का पूछा हुआ है, तो एन यू टी बराबर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दे रखा है 14, 14 हो जाएगा। यू की वैल्यू कितनी है, 21, प्लस टी की वैल्यू कितनी है, 20। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5 और 4 1 5 मतलब 55। यही आपका आंसर है। समझ आया? हाँ जी। किसको किसको समझ में नहीं आया भाई? जिसको जिसको नहीं आया वो पूछ सकता है। 55 आ रहा है, और 55। अच्छा, पारुल ने पहले बता दिया 55। 44 ही आ रहा है। एन ऑलरेडी पिछले वाले सवाल में। अच्छा। पिछले वाले क्वेश्चंस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उल्टा था, इसलिए वैसा हो रहा था। एनीवे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ ईच ऑफ द 12 डिजिट्स ऑन अ वॉच इज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश वॉवेल्स ए आई, सॉरी ए ई आई ओ यू इन अ सीक्वेंस,
वन बाई ए, टू बाई ई, सो एंड सो फोर्थ। मतलब यहाँ पे आपको ए इज इक्वल टू वन, ई इज इक्वल टू टू, आई इज इक्वल टू थ्री, ओ इज इक्वल टू फोर और यू इज इक्वल टू फाइव। ओके, ये लेटर को रिप्लेस किया गया है। तो पूछ रहा है द आवर हैंड विल बी बिटवीन विच पेयर ऑफ वॉवेल्स एट 9:30 AM। 9:30 AM यहाँ पे आपको दे रखा है ये और ये। हालांकि ये सॉल्यूशन है, आपको इस पे पहले ध्यान नहीं देना था। आप पहले उसको देख के समझिए कि क्या होना चाहिए। ओके, क्या हो गया? हाँ हाँ, तो यही पूछ रहा है कि 9:30 AM मतलब मॉर्निंग वाला जो 9:30 बज रहा है, उसके लिए कौन कौन से लेटर के बीच में आएगा। ओ यू। हाँ। वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा आपका? ओ और यू के बीच में। कितने लोगों को ये क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया? नहीं आया? चलिए ये फिगर में दिखाता हूँ, अब देख के समझिए कि क्या समझ में आ रहा है। हाँ। हम्म, वो मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में लिख दिया था ना, ए इज इक्वल टू वन। और इस तरीके से ए इज इक्वल टू टू, और आई इज इक्वल टू थ्री, और ओ इज इक्वल टू फोर एंड यू इज इक्वल टू फाइव। अभी भी देखिए। हाँ। हम्म। अभी किसको किसको समझ में नहीं आया ये सवाल? चलिए ठीक है, फिर मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। ओके, तो ये था आपका पूरा लेटर से मतलब जो सीरीज था, मतलब वर्ड वाले आपने दे रखा कि अल्फाबेटिकल में किस तरीके से होते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लेटर सीरीज को लेकर के कि लेटर सीरीज में आपके जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ कॉमन सा रूल होता है। कभी कभी मतलब आपको ऐसे सीक्वेंस वाइज चलता है, +1 का सीक्वेंस चलेगा, सब में के क्या करेगा ऐड होता रहेगा। कभी कभी -1 का सीक्वेंस चलता है, कभी कभी आपको प्लस माइनस दोनों का चलता है, कभी कभी आपको +2 -2 इस तरीके से चलता है, कभी कभी +2 और -1 का चलता है, कभी कभी +2 और +1 का चलता है। इस तरीके से सीक्वेंसेस चलते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि किस तरीके का ट्रेंड फॉलो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे दे रखा है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ नंबर ऑफ लेटर्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नेक्स्ट लेटर और लेटर्स इन द सीरीज। आपको कोई ऐसे सीरीज बना हुआ रहेगा जिसमें आपको कुछ ऐसे लेटर का सीक्वेंसेस दिए रहेंगे, और उनमें से आपको फाइंड आउट करना रहेगा नेक्स्ट वाले का। और आपको बताना रहेगा कि उसके उस पैटर्न के बेसिस पे अगला वाला जो होगा वो क्या हो सकता है, राइट। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रखा है। तो जरा क्वेश्चंस को देखिए और आप उसमें बताने की कोशिश कीजिए कि हाँ क्या चीज़ है यहाँ पे। ओके, सवाल दिया है फाइंड द मिसिंग सीरीज। पहले दे रखा है आपको BTO, DSQ, FRS एंड HU HQ।
इस सीरीज को देखिए और ट्रेंड समझने की कोशिश कीजिए, क्या ट्रेंड चल रहा है, अगला सीरीज आपका क्या हो सकता है ना? कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ, थोड़ा-सा समझिए, उसको समझ कर के लगाने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको यहाँ पे पॉसिबल जो सीक्वेंसेस है वो बता दिए हैं कि क्या-क्या हो सकता है। हो सकता है कि +1 का रिलेशन चल रहा हो, -1 का चल रहा हो, -+1 का चल रहा हो, -2 +1 का चल रहा हो, -2 -1 का चल रहा हो, +2 +1 का चल रहा हो, इस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ चलती हैं। तो ज़रा मैं यहाँ पे फिर से इसको लिखता हूँ तो शायद आपको जल्दी समझ में आएगा। अ, यहाँ पे दे रखा है BTO और इसके बाद DSQ, इसके बाद FRES, फिर इसके बाद HQU। अगला आपसे पूछ रहा है। हाँ, J। वेरी गुड। बाकी लोगों को भी देखते हैं कैसे आ रहा है। आपको देखना होगा कि इसमें इसमें क्या रिलेशन है, इसमें इसमें क्या रिलेशन है और इसमें इसमें क्या रिलेशन है। ऐसे ही यहाँ, यहाँ वाले में, यहाँ, यहाँ वाले में और यहाँ, यहाँ वाले में सेम रिलेशन आपका यहाँ से यहाँ निकल कर के आना चाहिए। देखिए यहाँ पे बी और डी में क्या है, आपका +2 का गैप है। बी फिर सी फिर डी। एस और टी मतलब +1 का, सॉरी पहले एस आता फिर टी आता, मतलब -1 का हो जाएगा। यहाँ पे ओ एंड पी है, ओ एंड क्यू, ओ पी क्यू, यहाँ पे +2 का है। तो यहाँ पे भी क्या चलेगा, मतलब दो आगे हो जाएगा एफ। तो यहाँ पे FGH हो जाएगा मतलब +2। यहाँ पे -1 होगा, मतलब क्यू है तो आर हो जाएगा। और उसके बाद एस के बाद फिर +2 हो जाएगा, दैट इज। अब इसके बेस पे आपको बताना है ये। तो इसके प्लस आगे क्या होगा, एच के बाद क्या आएगा, IJ, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा जे। इसके बाद ये क्यू है तो क्यू के पीछे पहले क्या आएगा, पी। इसके बाद यू है तो यू के बाद क्या आएगा, यू भी डब्लू, तो यहाँ पे क्या जाएगा डब्लू। वेरी गुड। सोमी का आंसर सही है, JPW। अच्छा, पारुल ने भी बता दिया JPW। आ गया सर। पारुल का हिसाब किताब ठीक चल रहा है। ओके। बाकी अमित का भी मेरे ख्याल से नहीं आ पाया क्या? अमित। ओके, वेरी गुड। तो मतलब क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं था, बस आपको ये समझना होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि इनमें आगे रिलेशंस क्या चल रहा है, सेम वैसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी बन करके आ जाता है। अगर मान लीजिए सपोज कि अगला क्वेश्चंस और भी है यहाँ पे आपको उस तरीके का करने के लिए। और पहले मैं इनके आंसर्स को थोड़ा हाइड कर देता हूँ ताकि कि आपको कोई क्लू ना मिले। अब आप बताइए क्या है।
तो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द मिसिंग सीरीज EGHKL क्वेश्चन मार्क YZABC। तो पहले मैं आपके लेटर्स को यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस तरीके का आपको अप्रोच लगाना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ई है, दूसरा है आपका GH है। हाँ, क्वेश्चन मार्क है, फिर YZABC। बताइए क्या होना चाहिए। क्या क्या हो रहा है? QRST। वेरी गुड। अच्छा देखिए पारुल का क्या आंसर आया है। अरे वाह, पारुल ने भी लगा दिया QRST। चलो सोविक और पारुल का जो है रीजनिंग वाला सेक्शन ठीक चल रहा है, मतलब क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम आएंगे। चलो फिर तो जब आपने लगा ही लिया फिर मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आपके पास है, और आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि मिसिंग नंबर आपको बताने हैं, तो मिसिंग नंबर आप यहाँ पे बताइए क्या हो सकता है इसमें। और चलिए मैंने आंसर हाइड कर दिए हैं, जब आप बता लेंगे तो फिर आपको आंसर मैं इसको दिखा दूंगा कि आपके सही हैं आंसर्स कि नहीं, और कैसे सही हैं। सवाल आपसे। हाँ, HGF। काफ़ी इजी हो जा रहा है नहीं, मतलब फटाफट अगर चीज़ें हो जा रही हैं तो इसका मतलब कि चीज़ें समझ में आ गई हैं। वेरी गुड। पारुल ने भी बताया GHF, और सोबिक ने बताया HGF। उन्होंने GHF बताया, इन्होंने HGF बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए क्या आएगा। यहाँ के लॉजिक क्या लगाया वैसे आप लोगों ने? ये उल्टा ऑर्डर चल रहा है, मतलब ये, मतलब इधर से ऐसे समझिए, ये जो ऑर्डर है वो रिवर्स दे रखा है, OPQLMNIJK, राइट। तो फिर क्या बन जाएगा सीक्वेंस आपका? FGH। उल्टा चल रहा है। CDE, मतलब रिवर्स में चल रहा है ऐसे। हम जनरली ऐसे मूव करते हैं ABCD इस तरीके से, तो ये CDE, और HGF, फिर इसके बाद IJK, फिर इसके बाद LMN, फिर OPQ। उल्टा चल रहा है सीरीज। इसमें बताइए क्या होना चाहिए।
इसका लॉजिक बहुत सही है इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का। लगा रहे हैं आप लोग, कितना आंसर आया इसका? आर। मैं तो समझ नहीं पा रहा। कैसे आया है ये समझना जरूरी है। अब यही है कि अगर आपको अल्फाबेट का पूरा नंबर अगर याद रहेगा, जैसे सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है एफ, एफ और आई। तो एफ का नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यही ना? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके। तो एफ का नंबर कितना है आपका? 6 है, तो 6 और प्लस आई का नंबर कितना है भैया? 9 बराबर 15। तो 15 पे आपका ओ आता है। 15 पे, अच्छा, एम एन ओ, ओ पे 15 आता है, हाँ आता है। ऐसे ही ए प्लस जे, तो ए का नंबर कितना है? 1। जे का कितना नंबर है? 10। तो 10 और एक 11। 11 पे क्या आता है? के आता है, आता है। तो ऐसे ही आप जोड़ेंगे ई प्लस ई का नंबर कितना हो जाएगा? 6। एम का नंबर कितना हो जाएगा? दैट इज द 13। हाँ, नहीं, एम का नंबर हो जाएगा 12 यहाँ पे। एम बराबर 12। ओ का 15 है, एम का 14 है। हाँ, एम का 13 है। ठीक है, ठीक है, एम का 13 है। 13 6 19। अच्छा, ई 5 पे आएगा, सॉरी। 13 5 18। तो 18 नंबर पे क्या आना चाहिए भैया? ओ, फिर इसके बाद आएगा पी, फिर इसके बाद ओ पी क्यू, फिर इसके बाद आएगा आर, फिर इसके बाद एस टी। तो 15, फिर ये हो जाएगा 16, ये 17, ये 18 और ये 19। तो 18 पे क्या आ रहा? आर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आर आएगा। सबका आया क्या? बाकी लोगों का आ गया? सोविक एंड पारुल। सोविक आया क्वेश्चन ये? अच्छा, ओके। चलिए, अगला सवाल है और ये आखिरी सवाल होगा आज की क्लास का। फाइंड द मिसिंग सीरीज जेड ए सुपरस्क्रिप्ट में 5 वाई 4 बी एक्स 6 एक्स सी 6 W 3 D। अगला क्वेश्चन, अगला आपका सीरीज में क्या आएगा ये बताना है। लगा रहे हैं आप लोग? देखिए, इसमें 3 लेटर्स हैं। एक, एक ये। तो अगर इन सब में देखा जाए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और अगला जॉब का आएगा। ये क्या है? ऐसे ऑर्डर चल रहा है। जेड है, फिर इसके बाद वाई है, फिर इसके बाद एक्स है, फिर इसके बाद डब्लू है। तो उल्टा चल रहा है। WX Y Z। डब्लू के पहले क्या आता है? वी। WX Y Z। ये ऑर्डर उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पे पहला लेटर क्या हो जाएगा? वी बन जाएगा। दूसरा आप देखिए यहाँ पे, ए बी सी डी, उसके बाद क्या जाएगा? ई। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ई बनेगा।
लेटर में देखिए 5 4 6 3, मतलब कि जो नंबर चल रहा है वो फॉलो कर रहा है ऑर्डर को, 5 4 6 3 इस तरीके से। तो पहला 5 है, फिर दूसरा आपका क्या है 4 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 है। अगला नंबर क्या होगा? बताइए भाई। वेरी गुड। VE7, है ना? मतलब ये इसका सुपर सक्सीडिंग नंबर है और ये इसका प्रीसीडिंग नंबर है, तो इसका सक्सीडिंग नंबर क्या आएगा? 7 आएगा। तो आंसर आपका बन जाएगा VE7। ये इसका राइट आंसर होगा। लॉजिकल रीजनिंग ठीक चल रही है आप लोगों की। हाँ, क्या क्या हो गया? 7 कैसे आया? देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए। हाँ देखिए, हाँ देखिए देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब एक जो गैप करके चल रहा है उसमें क्या कर रहा है, सक्सीडिंग चल रहा है। और इसमें दोनों में क्या चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है। तो ये 5 से 6 हुआ, ये 5 4 से 3 हुआ, तो ये फिर अगला वाला जो आएगा क्या आएगा, 6 से 7 आएगा। जबकि उसके बाद वाला सेंटेंस जो बनेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो भी कोई कुछ बनेगा। तो आगे की तरफ मतलब एक, पहला और तीसरा जो लेटर्स हैं उनमें इंक्रीजिंग का संबंध है, दूसरा और चौथा जो है उसमें डिक्रीजिंग का रिलेशन है। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को और दे दूंगा, और इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। देखिए ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की ही होती हैं, और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को फेस करते हैं उतना ज़्यादा आपके माइंड में इनके लिए अप्रोच लगाने का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बिल्डअप हो जाता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो होपफुली कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और इस पे आप लोग प्रैक्टिस अगर करेंगे तो अब आपको आसानी से चीज़ें, अप्रोच लगाने का जो तरीका होगा आपका वो थोड़ा-सा बदलेगा, और आप समझ पाएँगे कि अच्छा इसमें ऐसा भी लगा सकते हैं, इसमें ऐसा भी लगा सकते हैं। किसी भी क्वेश्चंस के लिए कोई फिक्स अप्रोच नहीं होता है, वो आपको उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पे ही लगेगा क्या क्या इसमें फिट बैठ रहा है, क्या नहीं बैठ रहा है। और ये जितना क्विकली आप पकड़ पाएँगे उतना आपके लिए आसानी होगा, और इसको करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही इसका एक तरीका है। प्रैक्टिस आप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट उसका क्या होगा, अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा कि अच्छा इस टाइप का प्रॉब्लम। जैसे देखिए, अभी ये जो वाला जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे थे जिसमें स्क्वायर बना हुआ है, इस वाले क्वेश्चंस में ना ऐसे अप्रोच का लगाना थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। तो अब जैसे मैंने ये क्वेश्चंस आपको बता दिया इस वाले क्वेश्चंस के लिए, कि ऐसा भी अप्रोच आप लगा सकते हैं कि इन दोनों के नंबर को, वैल्यू को ऐड कीजिए, जो ऐड वाला नंबर आए उस नंबर पे देखिए कौन सा लेटर आ रहा है। अब ऐसे अगर आपको कोई स्क्वायर और मिल जाएगा, उसमें ऐसे लेटर्स दिए रहेंगे, तो शायद आप इस तरीके से अप्रोच लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और जहाँ कहीं पे डाउट हो उसको आपस में डिस्कस भी करते रहिए। और अगर उससे भी नहीं आता है तो फिर क्वेश्चंस को आप ले आइए यहाँ पे क्लास में, हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली देखिए, ये जो रीजनिंग पढ़ाई जा रही है आपको, रीजनिंग दो तरीके के होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है, राइट? सब ये सब्जेक्ट में नहीं आते एक्चुअली, मैथमेटिक्स के जो पोर्शंस होते हैं वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है एक्चुअली में, बट अदरवाइज ऐसे कोई कोर्स इसका नहीं है कि उसमें पढ़ाया जाता है। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली वर्बल रीजनिंग में आता है। इसमें कुछ आपको ऐसे चीज़ें दी रहती हैं जिसमें आपको मतलब कुछ 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 कॉन्सेप्ट होते हैं उनके, और ये कॉन्सेप्ट आपको जानना होता है। ऐसा भी कल की क्लास में हम लोग देखेंगे डेट टाइम और कैलेंडर से लेकर के। जैसे सपोज कीजिए कि आपको दिया गया कि 1992 में 4 जुलाई को फ्राइडे था, तो आप बताइए कि 2022 में 4 जुलाई को कौन सा दिन पड़ेगा, राइट? या फिर आपसे पूछा गया कि हाँ 2017 में 31 दिसंबर को फ्राइडे था, तो 2023 में 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा?
तो ये सब के पीछे ना कैलेंडर का, टाइम का, डेट का, ये सब का जो सवाल आपको आता है, इन सब के पीछे लॉजिक और कॉन्सेप्ट होता है। उन्हीं कॉन्सेप्ट को लगा करके आपको चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है। इनकी कोई ऐसे एज इट इज़ ऐसे कोई कोर्स नहीं है और ऐसा कोई पढ़ाई नहीं होता कि इनको भी कोर्स में शामिल किया जाए। ये वैसे ही उसमें आते हैं।